नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की नारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो अपने फैसले खुद करती है, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी शादी के बारे में, और इसमें वो सफल भी होती है। बस जरूरत है तो उच्च शिक्षा की, समाज की खुली सोच की और परिवार द्वारा उसे समझने की। इसकी रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी अभिनेत्री से कराने जा रहे हैं जिनको आपने फिल्मी पर्दे पर कई रूपों में देखा है। बहुमुखी प्रतिभा की स्वामिनी, अभिनय कला को समर्पित अभिनेत्री रोहिणी हतांगड़ी से आइए मिलते हैं। रोहिणी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। रोहिणी जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने इतने नामी लेखकों, डायरेक्टर्स के साथ काम किया है और गुजराती, मराठी, हिंदी में थिएटर भी किया है और कथकली, भारतनाट्यम, क्लासिकल डांस भी सीखा है। जी। तो एनएसडी आपने क्यों ज्वाइन की? खैर, इन सारे दिग्दर्शकों के साथ काम करने से पहले मैंने एनएसडी ज्वाइन किया। अच्छा। क्योंकि मैंने एनएसडी ज्वाइन किया था 71 में, 71 में। अच्छा। जबकि मैं अभी अभी कॉलेज से निकली थी, बीएससी किया है मैंने। अच्छा। पूना से। अच्छा। और उसके बाद 3 साल का ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोर्स लेकिन किया उससे है। पहले आप थिएटर नहीं करती थी? उससे पहले थिएटर करती थी, लेकिन शौकिया तौर पे करती थी। अच्छा, प्रोफेशनली नहीं करती? प्रोफेशनली नहीं करती थी, शौकिया तौर पे। यानी कुछ स्कूल में किया करती थी, कॉलेज में, फिर कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे मराठी के राज्य नाट्य स्तर पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें कुछ इंटर मिल कॉम्पिटिशन वगैरह ऐसे में किया है। लेकिन ज़्यादा करियर के तौर पे मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आने के बाद ही मैंने आपने उसके बाद ये सारी चीजें सीखी। आपने क्लासिकल डांस सीखा? वो तो मैंने स्कूल के ज़माने में ही सीखा था। मेरे गुरु सुरेंद्र वडगांवकर, उनसे मैंने ये सीखा है, कथकली और भरतनाट्यम दोनों। और खैर, वहाँ पे काम करते करते थोड़ा सा वो भी बढ़ा, उत्साह भी बढ़ा। फिर मुझे काफ़ी सराहा गया कि अच्छा एक्टिंग कर लेती हैं, तो थोड़ा सा धीरज भी बंधा था। तो क्लासिकल डांस का आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया? जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। खैर, फिल्मों में तो उतना वो नहीं हुआ है। एक मेरी फिल्म बनी थी जो रिलीज नहीं हुई, वक्त की जंजीर नाम की फिल्म थी। अच्छा। जिसमें मैंने मुजरा किया था। अच्छा। और तवायफ का रोल किया था मैंने। तो वो रिलीज खैर नहीं हुई, लेकिन थिएटर में थोड़ा सा मैंने किया है। एक खंडोबा चा लगीन नाम का एक नाटक था हमारा, जिसमें मैंने डांस वगैरह किया है, जो वाघ्या मुरली जागरण नाम का फोक फॉर्म है। अच्छा। तो उसमें मैंने किया था। तो इस समय हमारे पास पहला फोन है शीतल का, मुंबई से। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। पहले तो आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी शीतल जी, बोलिए। हाँ, सुन रहे हम। पहले तो आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आज में आपका जो सीरियल चल रहा है आवाज, दिल से दिल तक, तो वो लोकेशन कौन सा है और आपका उसके बारे में अनुभव क्या है? हाँ, उनको लोकेशन थोड़ी नई नई लग रहा है कि कुछ बाहर की है शायद शूटिंग। हाँ, शूटिंग हमने वो जो सी शोर की है, जो समुद्र के किनारे है, वो हमने कुछ मॉरिशस में की है। अच्छा। ज्यादातर मॉरिशस में की। अच्छा। है, और कुछ यहाँ गणपतिपुळे और गोवा में की है। अच्छा। थोड़ी सी, यानी कुछ गोवा में की है। हाँ। लेकिन ज्यादातर मॉरिशस में की है। थोड़ा सा गोवा करके फिर मॉरिशस दिखा दिया कि पब्लिक को पता ही ना चले। थोड़ा सा मैच तो करते ही हैं। फिल्मों में तो वो अवसर मिलता है। लेकिन उसमें ये हुआ, एक तो मॉरिशस में
काफी मजा आया काम करने के लिए। एक तो समुंदर बहुत अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे हुआ कि धूप में बहुत काम करना पड़ता था। फिर गोवा में जब हम गए थे, पहाड़ पे काम करना पड़ा, पहाड़ पे चढ़ना पड़ा, उतरना पड़ा, और धूप में बहुत ज्यादा हमने काम किया है। तो अच्छा लगा काम करते हुए कि एक आइलैंड पे हम फंसे हुए हैं और वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं और है। वो फीलिंग भी आती है कि शायद वाकई हाँ। में फंसे हुए हैं, और फंसे ही होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने मॉरिशस में भी काम किया, वो मॉरिशस से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा आइलैंड है, उसी पर काम किया, तो थोड़ा सा हेल्प होता ही है। जी। रोनी जी, फिल्मों की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? यहाँ मैं एक और सवाल आपसे करती हूँ कि रिचर्ड एटनबर्ग की इंटरनेशनल फिल्म गांधी आपको कैसे मिली? खैर मैं काम कर रही थी नाटक में, मराठी नाटक में काम कर रही थी, और तब ऐसे हुआ कि सर रिचर्ड एटनबरा, तब सर थे, अब लॉर्ड है वो। तो सर रिचर्ड एटनबरा वो ढूंढ रहे थे कस्तूरबा के रोल के लिए कोई एक्ट्रेस। तो डॉली ठाकुर नाम की तब लाइजों, यानी सर रिचर्ड को मिलवाने के लिए, और जिनको इंडियन थिएटर के बारे में काफ़ी पता था, फिल्मों के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि ऐसे ऐसे सब लोगों की स्क्रीन टेस्ट वगैरह चल रही है, सर रिचर्ड से मिल रहे हैं, तो तुम भी मिलो, तुम भी अच्छे एक्ट्रेस हो तो मिल लो। तो मैं मिली सर रिचर्ड से एक बार, और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ स्क्रीन टेस्ट के लिए, और बाकायदा स्क्रीन टेस्ट वगैरह करके फिर मुझे वो रोल मिला। और मेरा ख्याल में ये आपकी पहली फिल्म थी? खैर जानी पहचानी पहली फिल्म थी, लेकिन उससे पहले मैंने सईद मिर्जा की 2 फिल्में की थी, और चक्र नाम की और एक फिल्म की थी, यानी 3 फिल्में मैंने हिंदी की, छोटी छोटी ही सही, छोटे छोटे रोल्स थे उसमें, लेकिन वो की थी, और चौथी फिल्म असल में मेरी गांधी है। अच्छा, इस समय बिहार से हमारे पास फोन है दीन बंधु का। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ अटंगनी जी। हाँ जी। अटंगनी जी। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार। सुनिए ना। हाँ जी सुन रही हूँ। जापानी सर्कस फिल्म में काम किया था ये शायद। कौन से? जापानी सर्कस में थिएटर है, काबुकी प्ले है। हाँ, जापानी काबुकी नाम का एक उनका फोक फॉर्म है थिएटर का, उसमें मैंने रोल किया था। हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीन बंधु जी, मेरा ख्याल ये उसके बारे में जानना चाहते होंगे कि ये क्या है, कौन सा फॉर्म है, या लोगों को इतना पता नहीं है इसके बारे में। नहीं, जापानी जैसे हमारे थिएटर फॉर्म्स हैं ना, तमाशा है और नौटंकी है, फिर ख्याल है वगैरह वगैरह, तो उस तरीके से जापान में एक काबुकी और NOH नो, ऐसे 2 फॉर्म्स हैं। जो नो है वो बहुत ही क्लासिकल ऐसा फॉर्म कहा जाता है, और काबुकी फॉर्म जो है वो थोड़ा सा उसमें गाने और गाने नाचना वगैरह ऐसा होता है, थोड़ा सा रिलैक्स्ड फॉर्म है वो, एंटरटेनिंग का। तो उसमें काबुकी नाम का उस फोक फॉर्म में हमने इबारागी नाम का प्ले किया था, जो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में थी तब हमने सेकेंड ईयर में वो किया था, और प्रोफेसर शोजो सातो जो अमेरिका से आए थे, उन्होंने वो नाटक डायरेक्ट किया था इबारागी नाम का, तो उसमें मैंने काम किया था। सर्कस में नहीं काम किया। रोनी जी, मैं फिर उसी सवाल पे जा रही हूँ कि आपने जब कस्तूरबा गांधी का रोल किया था तो इसके लिए आपने काफ़ी तैयारी की होगी और बारीकी से हर चीज़ पर ध्यान दिया होगा, और एक कैरेक्टर में ढलना, तो इसमें काफ़ी मेहनत की होगी आपने। खैर जब मुझे पता चला कि मैं ये मेरा सिलेक्शन हो गया है कस्तूरबा के रोल के लिए, तो पहला मैंने काम किया जो ऑटोबायोग्राफी गांधी जी की वो लाके पढ़ी, क्योंकि मैं भी तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरेशन की हूँ, और हमने जो गांधी जी को पढ़ा है वो सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में, तो उनका निजी जीवन कैसे था वो बिल्कुल पता नहीं था। तो जब मुझे भी पता चला, मैंने कहा गांधी जी पे कैसे फिल्म हो सकती है, ऐसा पहला सवाल, आई वांट टू बी वेरी फ्रैंक।
ऐसा सवाल आया था। लेकिन जब मैंने वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा वाकई में ये जिंदगी जो है गांधी जी की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी। और फिर वो पढ़ा, फिर मणि भवन में गई, वहाँ पे फोटोग्राफ्स थे कस्तूरबा जी के जी। और कस्तूरबा जी पे ऐसा कुछ मटेरियल मुझे मिलता है क्या, वो मैं ढूंढ रही थी। और मुझे 2 किताबें मिली उसमें से, एक तो हमारी बा नाम की किताब थी और दूसरा बा और बापू की शीतल छाया में। जी। ऐसी 2 किताबें मुझे मिली जिसमें काफी सारा कस्तूरबा जी का वर्णन था, उनके बारे में बहुत लिखा हुआ रोहिणी था। जी, इसके बारे में हम और आपसे बात चर्चा जारी रखेंगे। इस समय एक फोन लेते हैं। हाँ जी। बुल्हाना से है साहिब राव डोगरे का। हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मैं साहेबराव डोंगरे बोल रहा हूँ सारोला पीर से, जी। महाराष्ट्र से। जी। हाँ जी, बोलिए, अपना सवाल कीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। रोहिणी जी, हाँ जी। मी आपल्याला विचारू इच्छितो की आपण मराठी पिक्चर मध्ये चांगला रोल करू, आम्ही पाहू इच्छितो आपल्याला. धन्यवाद. पण मराठी फिल्म मध्ये मी आजपर्यंत एकाच फिल्म मध्ये रोहिणी जी, रोल केलेला आहे. उन्होंने मराठी में सवाल पूछा है तो जी, एक आध वाक्य जी, तो मैं जी, मराठी में sure. बोलूं. खैर, मराठी में मैंने एक ही फिल्म की है और मैं भी चाहती हूँ मराठी में काम करना, लेकिन कोई मुझे ऑफर दे दे तो मैं जरूर उस पर विचार करूंगी. रोहिणी जी, हम बात कर रहे थे गांधी का, जो आपने बताया कि ये आपने किताबें पढ़ी, उनके बारे में जाना, और इसी फिल्म में आपको ब्रिटिश एकेडमी का बेस्ट एक्ट्रेस का सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड मिला था. जी. तो किस तरह का आगे की और क्या आपने प्लानिंग की थी उसी से? उसके बाद जो मैं बता रही थी, जो मटेरियल मुझे मिला, उसके बाद एक तो सूत काटना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सूत काटते काटते बोलना था जी. और वाइस वर्सा. तो कभी शायद वो रुक जाता, हाथ रुक जाता, कभी बोलना रुक जाता. अच्छा. तो वो ट्रेनिंग हमने, मैंने और बेन किंग्सले ने, दोनों ने, हमने 2-2.5 महीना वो ट्रेनिंग ली थी. अच्छा. और फिर छोटे छोटे जो इंसिडेंसेस घटे हैं, जैसे हम एक साथ हम सूत के लिए बैठते थे, यानी स्पिनिंग के लिए, तो उस वक्त हमारी काफी बातें होती थी. यानी बेन ने क्या पढ़ा है वो मुझे कहता था, मैंने क्या पढ़ा है वो कहती थी, और काफी हमने इवॉल्व वहाँ पे. हमारी रिलेशन जो बा और कस्तूरबा, बा और बापू की थी, वो काफी हद तक वहाँ पे हमारी क्या कहते हैं उसको, वेवलेंथ. हाँ, और थोड़ी सी प्रिपरेशन हो गई कि वो भी हो गई. और खैर, जब स्क्रिप्ट पहले से ही हाथ में था तो आपको बहुत सारा कुछ मालूम होता है, लेकिन अल्टीमेटली स्क्रिप्ट में जो क्या है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको आपको निभाना है. स्क्रिप्ट में क्या कहा है. तो स्क्रिप्ट में काम करते वक्त 27 से लेके 74 तक ऐसा मुझे एज, यानी मेरी बतानी थी, पोर्ट्रे करनी थी. तो कौन से सीन में मेरा क्या एज होगा, तब वो सीन कौन सी ईयर में घटा था, तो उस वक्त मेरा एज क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा वो करके आगे जाके पीछे आके, ऐसा मैंने हर सीन में मेरा एज कितना होगा वो पहले से ही तय किया था. अच्छा. तो उस हिसाब से मुझे अपनी थोड़ा थोड़ा एज दिखाने में, यानी बूढ़ी हो रही थी तो वो किस प्रकार हो रही थी, वो शुरू से मुझे वो करना पड़ा था. रोहिणी जी, आपने ज्यादातर सेंसिटिव रोल किए हैं जी, और बहुत ही इमोशनल रोल किए थे. हम अपनी बात शुरू करने से पहले मैं फोन ले लेती हूँ. पूना से है ये फोन. हेलो. हेलो. हाँ जी, बोलिए. हेलो रोहिणी जी. हाँ जी, बोलिए. मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जी. आपने जो गांधी जी जो पिक्चर से आपने किया था, रोल किया था गांधी जी के वाइफ का, वो आपको ऐसे कैसा लगा? ये नहीं आप रोल कर रही थी तो आपको क्या फील हुआ? उसी की हमारी बातें चल रही थी. असल में ये रोल करना, यानी आधे भारतीयों ने तो देखा होगा, यानी उस वक्त तो देखा होगा कस्तूरबा जी को, और इतनी बड़ी हस्ती, वो पोर्ट्रे करना थोड़ा सा मुझे
चैलेंजिंग भी लगा था, मुश्किल और लगा होगा। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगा था कि कहीं ना कहीं तो कंपैरिजन होगी, जो ओरिजिनल कस्तूरबा थी और जो मैं कर रही हूँ उसमें कुछ 19-20 अगर भी हो जाए तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ था। इसलिए वो जिम्मेदारी भी बहुत लगी थी कि मैं ऐसी हस्ती को पोर्ट्रे कर रही हूँ। लेकिन ज्यादातर जो हम बातें भी कर रहे थे तो ज्यादातर स्क्रिप्ट में जो है और मैं जानती हूँ उसके खैर फिजिकल अपीयरेंस के तो करीब ज्यादा नहीं जा सकती थी, लेकिन वो उनके अंदर का जो कैरेक्टर है उसके कितना मैं नजदीक जा सकती हूँ, उससे मैं क्या सीख सकती हूँ, ये मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी। और खैर मैं बात कर रही थी कि आपने ज्यादातर सेंसिटिव रोल किए हैं। फिल्म सारांश के बारे में यहाँ बात करना चाहूंगी, जबकि इस फिल्म में अनुपम खेर जी का अभिनय को काफी सराहा गया था, लेकिन आपका भी अभिनय कम नहीं था, क्योंकि कोई भी फिल्म किसी एक व्यक्ति से ना चलती है और ना ही अच्छी कही जाती है। हर एक का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अपने रोल के बारे में बताइए। बड़ा सेंसिटिव और इमोशनल रोल था वो। जी असल में ये एक मिडिल क्लास की कहानी है जी। और जिनका बेटा अमेरिका में है और ये दोनों अकेले ही यहाँ हैं। और ये ऐसी एक औरत है जो आमतौर में हम देखते हैं कि जो पास्ट का सहारा लेके जी रही है। जैसे वो सोचती है कि मेरा बेटा मर गया है लेकिन वो वापस आने वाला है, जो हम पुनर्जन्म की बात करते हैं। अच्छा। तो उसके सहारे वो जी रही है, उस नोशन के सहारे जी रही है, और उससे उसको जिंदगी का मकसद मिलता है कि मेरा बेटा आने वाला है तो मुझे जिंदा रहना है। अच्छा। और उसी वक्त उनके हस्बैंड जो है वो कहते हैं अभी जिंदगी में कुछ नहीं रहा है। और जब उनको वो मकसद मिल जाता है कि जो पेइंग गेस्ट उनके आते हैं, उनके बच्चे को जो प्रोटेक्ट करना है, वो जब उनको वो मिलता है तब वो कहते हैं हाँ अभी जिंदगी का कुछ मकसद है। और आखिर में जब ये पता चलता है कि वो दोनों पेइंग गेस्ट वो जा चुके हैं, तो अभी ये सोचती है कि अभी मेरा बेटा नहीं आएगा तो अभी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तब उनका हस्बैंड उनको समझाता है कि नहीं, जिंदगी तो चलती रहती है। यू नो जो ऐश उन्होंने बगीचे में डाली है उनमें फूल आ जाते हैं। अच्छा। दोज आर सिंबॉलिक। ऐसे कभी घटा तो नहीं है, लेकिन वो सिंबॉलिक है कि नहीं, जहाँ मैंने फेंकी थी वहीं से उगे हैं ये फूल आए हैं, तो ये जिंदगी का प्रतीक है। यानी जिंदगी तो चलती रहेगी। इसको इमोशनली दिखाना जी और बताना बड़ी मुश्किल का काम था। इस समय जलगांव से फोन है, शोभना गांव से लेते हैं हम। हेलो 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 हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ अपना सवाल कीजिए। रोहिणी ताई। हाँ नमस्कार. नमस्कार. मी तुम्हाला असा प्रश्न विचारते. हाँ माझा फोन ठेवल्यानंतर तुम्ही उत्तर दिलं तर मला ऐकायला मिळते. ओके. हाँ हाँ विचारा. तुमचा प्रतिघात हा पिक्चर पाहिला होता आणि तेव्हापासून तुमचा परिचय झालाय. हाँ आता मला दामिनी सिरियल खूप आवडते, म्हणजे मी पहिल्यापासूनच बघते. हाँ तर ती भूमिका आता तुम्ही अनाथ आश्रमाची कधी करणार सुरू? रोहिणी जी, इनका सवाल हिंदी में हमें पहले बताइए और हिंदी में ही जवाब दीजिए। हाँ जी, उन्होंने ये पूछा कि प्रतिघात में उन्होंने मेरा रोल देखा है। अच्छा। और अभी आजकल दामिनी नाम की सीरियल जो डीडी पे चल रही है, सह्याद्री पे आती है, उसमें भी मैंने काम किया था। अच्छा। तो अभी तो खैर मेरी वो भूमिका, वो ट्रैक अभी खत्म हो चुका है, लेकिन वो चाहती हैं कि वो ट्रैक फिर कब अनाथ आश्रम की प्रमुख का मैंने रोल किया था। तो वो कब शुरू होगा वो मुझे भी पता नहीं है, शुरू होगा कि नहीं, लेकिन मैं जरूर प्रोड्यूसर से कहूंगी कि ऐसा ऐसा मुझे सवाल आया था, तो शायद वो शुरू करें, आगे और बढ़ा दें। जी, मेरी और एक मराठी, अगर वो देख रहे हैं तो और एक मराठी सीरियल चल रही है 4 दिवस सासूचे नाम की, वो भी शायद वो देखते होंगे, उसमें मैं काम कर रही हूँ मराठी में। इस समय नागपुर से विजय का फोन है जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। रोहिणी जी नमस्ते। नमस्ते। सवाल कीजिए अपना। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था हाँ जी
कि आपने मराठी ड्रामा में काम करना बंद कर दिया है, आपको कोई अच्छा मराठी ड्रामा मिला नहीं अभी तक? शायद चल रहा है आपका। और दूसरा सवाल ये था हाँ जी, कि हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, दूसरा सवाल ये था कि अपने आयु से जो बड़े एक्टर्स हैं, हाँ हाँ, जी, हाँ, उनके मदर का रोल करते हुए आपको कैसा लगता है? खैर मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब तो दूंगी कि खैर अपने से बड़े लोगों के मदर का रोल करते हुए थोड़ा सा एज अ पर्सन शायद लगता हो, लेकिन रोल आखिर रोल है, तो रोल में ढल जाना कलाकार का एक मकसद होता है, जो मैं बखूबी निभाती हूँ, क्योंकि काफी मेरी उम्र से बड़े उम्र के लोगों की माँ का रोल मैंने किया है। शायद ये फिल्म अग्निपथ की तो बात नहीं कर रहे हैं? अग्निपथ क्या, बहुत सारी फिल्में अच्छा, ऐसी हैं, जैसे अच्छा। मैं नाम गिनाती हूँ, धर्मेंद्र जी हैं, मिथुन जी हैं, जीतू जी हैं, जितेंद्र जी हैं, फिर अमित जी हैं, अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैंने माँ का रोल किया है। बहुत सही सवाल किया है इन्होंने। तो खैर रोल अल्टीमेटली रोल होता जी। है, कैरेक्टर होती है, तो वो एक्सेप्ट करते वक्त शायद ऐसे हो कि मैं करूं या नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे कभी नहीं आया। कैरेक्टर अगर मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए हूँ, जो भी मुझे 22 साल की लड़की का अभी रोल दिया तो मैं वो भी करने की कोशिश करूंगी, खैर लगूंगी नहीं, लेकिन करने की कोशिश हम तो किसी करूंगी। और रोल के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन आप अपनी बात कहिए पूरी। और पहला सवाल मैं भूल गई। उन्होंने पूछा था कि कोई मराठी आपका चल रहा है थिएटर में? हाँ, थिएटर में तो मैं काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा छोड़ दिया है। मैंने मेरा एक अपराजिता नाम का नाटक जो हिंदी और मराठी दोनों में करती हूँ, जो जयदेव जी ने ही, मेरे हस्बैंड जयदेव जी, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है। और एक कुत्ते नाम का हिंदी प्ले चल रहा है। अच्छा। वाड़ा भवानी आईचा नाम का मराठी प्ले। ये तीनों प्ले अभी फिलहाल थोड़े कम चलते हैं, कमर्शियल में तो है नहीं, लेकिन ये चलते हैं। इस समय हमारे पास उड़ीसा से फोन है, श्रीमंत साहू का। हेलो। हेलो, हाँ जी, बोल। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं श्रीमंत साहू बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी, आप लोकसभा तक पहुँचे क्या? लोकसभा नहीं नहीं ना, नहीं, अभी तक नहीं महिलाओं पहुंची। का 50% आरक्षण के लिए आप राजी होंगे? महिलाओं खैर के लिए मेरी 50% आरक्षण। आपने सवाल किया मैं लोकसभा तक पहुंची कि नहीं, अभी तक नहीं पहुंची हूँ, और पहुंचने आपको का पहुंचना है कोई कि? पहुंचने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि मैं उसमें रुचि नहीं रखती। उसमें रुचि नहीं रखते? जी नहीं। और गांधी जी तो रुचि रखते थे, लेकिन वो समाज सेवा करते थे। हाँ जी, नहीं, हाँ, खैर समाज सेवा में तो रुचि है, लेकिन महिला जितना पुरुष भी उतना लोकसभा में होनी चाहिए। जी। आप इस बात को समर्थन करती है? हाँ, करती तो हूँ। करती हूँ। मतलब 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। 50 नहीं, जो महिलाएं, आपका मैं तो ये मोबाइल नंबर बताएंगे मैडम? जी, मोबाइल नंबर आपका आप बताएंगे? आपको इनका नंबर यहाँ हम दूरदर्शन से दे देंगे, कभी भी आकर आप ले सकते हैं। और रोहिणी जी, आपने जब सारांश की थी महेश भट्ट की, उन्हीं की एक और फिल्म अर्थ भी आपने की थी, जिसमें बहुत बेहतरीन कलाकार थे, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और कुलभूषण खरबंदा जी। इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। खैर अर्थ के बारे में ये हुआ कि गांधी के इमीडिएटली बाद मेरे ख्याल में मैंने वो फिल्म की है, और उसमें मेड सर्वेंट का रोल है मेरा। जो शबाना जी के घर में मेड सर्वेंट है, उसकी एक छोटी लड़की भी है मेड सर्वेंट की। और हुआ यूं कि ये बम्बई में सिचुएटेड था, तो वहाँ मुझे सेट पे जाने के बाद, खैर पहली ही फिल्म थी तो थोड़ा सा मैं वो हो गई थी, लेकिन शबाना जी थी तो आई वाज काफी रिलैक्स्ड। तो वहाँ पे महेश जी ने मुझे कहा, महेश भट्ट ने, डायरेक्टर ने, कि 9 यार्ड साड़ी पहनो। तो मैंने 9 यार्ड साड़ी पहन ली, और फिर उन्होंने जो डायलॉग्स दिए वो ठेठ यूपी वाले थे, यानी वो भाषा थी। तो मैंने कहा 9 यार्ड साड़ी पहन के ये भाषा बोलना बहुत अखर रहा है।
तो मैं बीच बीच में थोड़ा सा बोल दूं आगो भाई, जो मराठी के जो छोटे छोटे वो उद्गार होते हैं, ईश अय्या वगैरह, तो उन्होंने कहा "हाँ, कोई बात नहीं, कर कह दो"। फिर मैंने वो डायलॉग्स पढ़े तो मैंने कहा डायलॉग्स भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहे हैं। 9/8 साड़ी में जो झोपड़पट्टी में बम्बई के रह रही है, उनके मुंह से डायलॉग बहुत अटपटे लगेंगे, तो मैं ये थोड़ा सा मराठीकरण कर लूं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कर लो, कैसे बोलोगी बोलो। तो मैंने थोड़ा सा जो अभी डायलॉग्स जो यानी जस्ट मैंने वही रखा, जैसे 7 फेरे मराठी में, यानी हमारे विधियों में सप्तपदी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 फेरे होते हैं, लेकिन जो मैं तो सोचती हूँ जो अपनी कहावतें या मुहावरे होते हैं वो अपने रूढ़ियों से बनते हैं। जैसे मराठी में पदराची गाठ, यानी पल्लू की गांठ, जिसके साथ पल्लू की गांठ है उसी के साथ बिताना है, या जिसके साथ सप्तपदी चली है, ऐसा हम कहते हैं। हम 7 फेरों का नाम नहीं लेते। तो मैंने कहा 7 फेरे के बदले में 7 वो चली हूँ या पदराची गांठ है, ऐसा बोलूं तो हाँ चलेगा, ऐसे करके। फिर अभी जो मैं फिल्म में मैंने किया है वो थोड़ा सा जिस्ट, यानी सेंटेंस वही रखा, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्रेशंस मैंने बदले। बीच बीच में उसको पोछा मार रही हूँ तो बेटी को उठ करके उसको वहां से हटाना, हाँ बस ऐसे थोड़ा सा करना, वो काफी किया था मैंने। इस समय हमारे पास फोन है गोपी कृष्ण का बुल्हाना से। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। रोहिणी जी से मैं पूछना चाहता हूँ हाँ जी कि आप आजकल हिंदी पिक्चर में ज्यादा दिख नहीं रही है। मैं ज्यादा सीरियल में आपको दिखूंगी आजकल। मेरी हिंदी फिल्में अभी आने वाली जो है वो मुन्ना भाई MBBS में मैं एक छोटा सा रोल कर रही हूँ। इससे पहले आपने शायद पुकार में, लज्जा में देखा होगा। यानी एक साल में शायद मेरी एक ही फिल्म हो रही है, लेकिन काफी सीरियल्स भी मैं कर रही हूँ। रोहिणी जी, आपने नेगेटिव रोल भी किए हैं जी, और उस समय आपको कैसा लगता है जब इस तरह के रोल करती है? थोड़ा सा मजा आता है। शुरू में क्या हुआ था कि मैंने काफी माँ के रोल्स कर लिए। तब मैं सोचती थी मुझे कुछ ऐसा अलग करने के लिए कोई कह दे, तो पंकज पराशर की जलवा नाम की फिल्म, अगर आपको याद है, तो उसमें उसने कहा कि रोहिणी ये थोड़ा सा ऐसा रोल है तो कर लो। तो बड़ा मजा आता है थोड़ा सा अलग सी बात करने में, अलग सा मूड। खैर कलाकार को कभी भी कुछ नया करने के लिए मिले तो वो चाहिए ही होता है। जैसे जलवा है, चालबाज है, फिर अमीरी गरीबी में भी मैंने अलग सा ऐसे रोल किया है। लज्जा में मेरा काफी वो छोटा सा ही रोल था, लेकिन वो नेगेटिव थोड़ी सी शेड थी। हाँ। अगला फोन है चिकली से गिरीश दुबे का। हेलो। हाँ जी बोलिए। रोहिणी जी नमस्ते। नमस्ते। गिरीश दुबे। हाँ बोला। मैं जर्नलिस्ट हूँ। हाँ जी। आप थिएटर में भी काम करती है जी, और फिल्मों में भी काम करती है जी। तो मुझे ये पूछना है हाँ। कि थिएटर में काम करते तो ज्यादा मजा आता है या फिल्म में काम करते तो ज्यादा मजा आता है? चैलेंजिंग क्या लगता है आपको? और दूसरा सवाल उसके बाद में ऐसा है, हाँ जी, कि अग्निपथ में आपने अमिताभ जी के माँ का रोल किया है जी, बड़ा पसंद आया दोनों का रोल। शुक्रिया। वैसे तो अमिताभ जी के फैन है, तो इसलिए बताइए कि अमिताभ जी के साथ काम करके आपको क्या अनुभव आया, कैसा लगा? जी। एक तो पहला सवाल कि थिएटर में काम करना अच्छा लगता है या फिल्मों में। खैर काम करना अच्छा लगता है, एक्टिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई रखे चॉइस तो मैं थिएटर में काम करना ज्यादा पसंद करूंगी। एक तो वहां पे उसी समय रिस्पांस मिल जाता है। नहीं, उसी समय तो रिस्पांस मिलता है, क्योंकि वैसे तो फिल्मों में काम करते वक्त भी लोग तो होते हैं सामने, तो उनसे पता ही चलता है कैसा हो रहा है। लेकिन फिर भी एक जो मैं सोचती हूँ कि थिएटर का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें कलाकार को अपनी इमेजिनेशन यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी आपने अगर देखा होगा तो बिना किसी प्रॉपर्टी के, बिना किसी हेल्प के आप आपके सामने कुछ भी रख सकते हैं।
इमेजिनेशन के लिए जो वो होता है वो मुझे बहुत अपील करता है। और दूसरी बात यह है कि जो संहिता होती है वो शायद 100 साल पहले वाली हो, लेकिन उसको एक नया रूप देके, उसको एक अलग इंटरप्रिटेशन देके आप फिर वो संहिता लोगों के सामने रख सकते हैं। वो भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अगर शेक्सपियर अभी कितने सालों से चल रहा है, कितने लोगों ने किया होगा, और हमारे सेंसिबिलिटीज को लेके हमने कितना अलग अलग उनको प्रेजेंट किया है। जैसे मराठी में भी 50 साल पहले वाला एकच प्याला नाम का नाटक, वो भी आज भी होता है, और वो अलग कुछ भेस लेके आता है, लेकिन वो मजा आता है करने में। इस समय हमारे पास सतारा से फोन है ओंकार पाटिल का। हेलो हेलो। रोहिणी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं ओंकार पाटिल सातारा से बोल रहा हूँ। आपका मराठी रंगमंच पर शायद जो आगमन हुआ था वो डॉक्टर श्रीराम लागू जी के साथ हुआ था जी। मैं समझता हूँ कोई कस्तूरी मृग या ऐसी कोई नाटक जी था। तो उस समय लागू जी तो बहुत एस्टेब्लिश्ड एक्टर थे जी, और आप बिल्कुल नई नई उस समय शायद रोहिणी ओक नाम से आप आई थी। हाँ जी। तो आपको लागू जी के साथ काम करते हुए, एक बड़े एस्टेब्लिश्ड एक्टर के साथ काम करते हुए कैसे लगा था, और कुछ डर सा नहीं लगा था? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या गुण चाहिए व्यक्ति में? जी, एक तो उस जमाने में अभी फ्रेशर थी मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से। एक प्ले मैंने उसके बाद किया था, चांगुणा नाम का, शायद आपने देखा होगा वो भी या सुना होगा, जो हमारा फर्स्ट आया था प्ले कंपटीशन में। अच्छा। महाराष्ट्र स्टेट कंपटीशन में। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने जब मुझे इस प्ले के बारे में पूछा तो एक तो अच्छा लगा था, और दूसरा डर थोड़ा सा आप जैसा कह रहे हैं लगा ही था कि इतने अच्छे कलाकार के साथ मुझे काम करने मिल रहा है। और उसमें अगर शायद आपको पता नहीं होगा, उनको पता है, डॉक्टर साहब ने उसमें 4 अलग अलग रोल्स किए थे। अच्छा। तो खैर वो जो प्ले था वो इस लड़की का ही था, यानी औरत का ही वो प्ले था, लेकिन उसमें 4 अलग अलग रोल्स डॉक्टर साहब करते थे। तो एक तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिला डॉक्टर साहब के साथ काम करते हुए। और खैर उसमें से एक मुझे याद है, मैं इसके आखिर में, प्ले के आखिर में बहुत बड़ी सोलोलोकी है मेरी, और वो थोड़ा सा नशे में मैं कहती हूँ सोलोलोकी। तो एक बार डॉक्टर साहब ने कहा कि रोहिणी तुम्हारी सोलोलोकी तो अच्छी खासी बायाट हुई है, लेकिन ऐसे लग नहीं रहा है कि तुम नशे में ये कह रही हो। तब मेरा जो हुआ था, और मैंने बहुत याद कर करके मैं कैसे बोलूं ऐसे करके मैंने वो तैयार किया था, और वो फिर डॉक्टर साहब ने भी थोड़ी सी शाबाशी दी थी मुझे कि अच्छा कर रही हो। रोहिणी जी, अगला फोन है ग्वालियर से दीपक वर्मा का, और हम इस बारे में आप अगर और बताना चाहते तो हम इसके बाद लेते हैं। दीपक जी, हाँ बोलिए। हेलो रोहिणी जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं भी थोड़ा थिएटर में इंटरेस्ट रखता हूँ जी। हाँ जी, तो मैं पूछना चाह रहा था कि मैं अपने लिए किस तरह रास्ते बना सकता हूँ इस फील्ड में? ये भी वही कलाकार बनना चाहते हैं। असल में मैं तो सोचती हूँ कि जहाँ आप रह रहे हैं वहीं पे आप पहले शुरू कीजिए, और शौकिया तौर पे, जैसे मैंने भी शौकिया तौर पे ही शुरू किया था, और वहीं थिएटर में, क्योंकि ऐसे होता है कि हम बम्बई आना चाहते हैं और बम्बई में ही ज़्यादा चांस मिलेगा, तो ऐसा मैं नहीं समझती। जहाँ पे आप रह रहे हैं वहीं पे थिएटर, अगर कोई थिएटर ग्रुप है तो वहीं पे शुरू कीजिएगा, और धीरे धीरे फिर अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या वो करना है। लेकिन कलाकार के तौर पे मैं सोचती हूँ कि यही आप रोहिणी जी उनका भी जवाब दीजिए, ओंकार जी का, कि क्या गुण होने चाहिए अच्छे कलाकार के लिए। एक तो आप ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वाणी साफ होनी चाहिए, और खैर ये तो बेसिक चीजें हैं जो आप, और इंटेलिजेंट होने चाहिए आप। और मैं एक सलाह दूंगी कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई खत्म कीजिए पहले,
क्योंकि ये होता है कि किसी में गति नहीं है तो चलो थिएटर में करते हैं। थिएटर के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ाई, और ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है। कहीं आपके यहाँ वर्कशॉप वगैरह चल रहा हो, कोई अच्छा सा थिएटर ग्रुप हो, तो अपने आप आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एक लगन होनी चाहिए। सिर्फ टीवी पे चेहरा देखा, एक लाइन बोल दी तो आप एक्टर बन गए, ये तो नहीं हो सकता। आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है, लगन की बहुत ज़रूरत है, और जो कमिटमेंट हम कहते हैं उसकी बहुत ज़रूरत है। महेंद्र का फ़ोन है बुल्डाना से। जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार मुझे आपसे बात करनी है। जी। आपने जो चालबाज में भूमिका की थी जी, तो उसके बारे में कुछ बता सकते क्या? हाँ जी, हाँ। रोनी जी, मेरा भी यही सवाल था कि सेंसिटिव रोल करते करते अचानक आपने कॉमेडी रोल किया जी, और पूरा गेटअप भी चेंज था। मतलब आपको बाल भी कुछ ऐसे बने हुए थे कि देखते ही आपको तो अपनी शक्ल देख के पहले हंसी आई होगी शायद। नहीं, असल में जब पंकज पराशर ने, जिसने जलवा किया था, उन्होंने ही मुझे जब कहा कि रोहिणी चालबाज नाम की एक फिल्म है और उसमें तुम फ्रीक आउट हो जाओ। मैंने कहा फ्रीक आउट हो जाओ यानी क्या? तुम जैसा चाहो वैसा एकदम मॉड मेकअप करो, जो तुमने किया नहीं है वैसा भी कर सकती हो। तो काफी जो आपने बात की बालों की और मेकअप की, तो उसमें वो बताया है कि उसको मेकअप वगैरह करना, गेटअप ही चेंज था उसमें, वो बिल्कुल। गेटअप करने की बहुत शौक है वो। अच्छा, अम्बा नाम की कैरेक्टर उसको। तो मैंने बाकायदा वो स्टाइल अपने पे ट्राई करके, अच्छा, मेकअप करके एक दिन पंकज जी को घर पे बुलाया। मैंने कहा ये ऐसा ऐसा मैं लगने वाली हूँ, चलेगा? तो उन्हें चलेगा क्या, दौड़ेगा रोहिणी ऐसे है। तो एक मैं सोचती हूँ कलाकार जो अंदर होता है वो अगर उसको चांस मिले तो हर तरह का रोल करना चाहता है। असल में जो टाइप कास्ट करके रखते हैं ना, कि एक ही तरह के रोल उनको मिलते रहते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते लोग, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स की ये जचेगा या नहीं, ये कर सकेगा या नहीं, ये थोड़ा सा होता है। तो मेरे ख्याल में अब खैर काफी हीरोज कॉमेडी भी करने लगे हैं, नेगेटिव रोल्स भी करने लगे हैं, तो थोड़ा सा वो हो रहा है। लेकिन उस जमाने में माँ के इतने सारे रोल्स किए मैंने, तो उस जमाने में मुझे चालबाज का रोल करने मिला तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, और जी जान से कोशिश की थी वो रोल करने की। रोहिणी जी, गोविंद निहलानी की फिल्म थी पार्टी जी। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था जी, और बेस्ट एक्ट्रेस का सपोर्टिंग रोल के लिए आपको दिया जी, गया था। इस जी। फिल्म में भी इमोशनल रोल था आपका। जी, जी। तो इस फिल्म के बारे में बताइए, ऐसी इस फिल्म में क्या खास बात थी जिससे ये फिल्म जी, को ये अवार्ड मिला? फिल्म थी वो एक 3 घंटे की एक पार्टी, बस उतना ही था। उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और उसमें से कैरेक्टर्स कैसे कैसे उभर आते हैं उसका था। तो मेरी कैरेक्टर जो थी वो एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस की कैरेक्टर जिसने अभी काम करना छोड़ दिया है और वो किसी के साथ रह रही है, और पूरा अपना सर्वस्व उसको जैसे कहते हैं उसी के लिए उसने अब काम करना भी छोड़ा है, अपनी करियर छोड़ी है, और अभी उसको ये लग रहा है कि वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन वाली बात भी आती है, और फिर वो शी इज गोइंग टुवर्ड्स ड्रिंक्स। तो पूरी फिल्म में चैलेंजिंग ये था कि पूरी फिल्म में मुझे थोड़ा सा नशे में रहना था। अब थोड़ा सा नशे में रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा पी ली है और गिर पड़ रहे हैं तो वो है, लेकिन मैं बात भी कर रही हूँ, मेरा फ्रस्ट्रेशन भी बाहर आ रहा है, और उसी समय मैं थोड़ी सी टिप्सी हूँ। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था मुझे, मेरे लिए थोड़ा सा लेना पड़ा था क्या? वो मैंने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये अच्छी बात आपने कही कि वो एक्सपीरियंस करना जरूरी है क्या, यहीं पे कलाकार के इमेजिनेशन की जरूरत रहती है, क्योंकि हर बार तो हम अब अगर बच्चा पैदा करना हो तो बच्चा कहाँ से पैदा करें? अब फिल्मों में काफी हम देख रहे हैं कि वो कहाँ से आएगा, तो बहुत
जरूरी तो नहीं है कि उसी दौर से गुजरना, लेकिन उससे इमेजिनेशन काफी इसमें वो होती है। तो मैंने कुछ पिया भी नहीं था। रोहिणी जी, आपकी मातृभाषा तो मराठी है और आपने काम किया हिंदी में, और चलिए महाराष्ट्र में गुजराती भी चलती है तो वो भी आप अच्छी तरह कर लेती हैं, लेकिन तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन भाषाओं में आपने काम कैसे किया? क्योंकि किस जगह, किस सेंटेंस पे आपको एक्सप्रेशन देना है, फीलिंग देनी है, ये कैसे आप कर लेती हैं? खैर ये तीनों भाषाएं मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे पहला मौका मिला वो कन्नड़ फिल्म में काम करने के लिए, सूर्या नाम की फिल्म थी। और अचानक ये लोग आए मेरे पास, और तब मैंने उनसे पूछा, आप मैं तो जानती भी नहीं हूँ कन्नड़, और आप, तो उन्होंने कहा कि आप कलाकार हैं तो हम तो सोचते हैं कि आप कर सकेंगे। मैंने कहा चलो ये भी एक चैलेंज है। तो मैं वहाँ गई तो ये हुआ कि फोनेटिकली मैं लिख लेती हूँ देवनागरी में। और फिर मैंने पहले जब वहाँ पे काम करना शुरू किया तो असिस्टेंट डायरेक्टर को मैं काफ़ी सताती थी। मैंने कहा ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि आप जिस भाषा में काम कर रहे हैं, खैर सारी संस्कृत बेस्ड होने की वजह से रचना तो वही होगी, उसी किस्म की होगी, थोड़ा सा यहाँ वहाँ होगा, लेकिन कर्ता कर्म क्रियापद ये तो होगा ही। तो फिर मैं थोड़ा सा सेंटेंस का जिस्ट मैं पूछ लेती थी, यानी पूरे 4 सेंटेंसेस अगर हैं तो 4 सेंटेंसेस का मैं क्या कह रही हूँ इसमें। फिर थोड़ा थोड़ा ये हुआ, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या है। फिर मैं सोच एक हाथ वर्ड आपको, वैसे तो संस्कृत बेस्ड होने की वजह से मराठी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है कन्नड़ा से, यू नो, एक दूसरी भाषाओं के वर्ड्स भी आते हैं साथ में। तो वो वर्ड्स थोड़ा सा पकड़ के मैं ऐसे बोलूँ तो चलेगा, ऐसे बोलूँ तो चलेगा, ये सही है, ये सही है। खैर मैं लिपसिंग देती थी, यानी ये नहीं है मैं कुछ बोल रही हूँ और कुछ वो है। क्लोजअप्स में बाकायदा कोई अगर मुझे डब करे तो लिपसिंग मैं देती थी और बाय हार्ट करती थी, चाहे 4 वो है। और फिल्म होने की वजह से वो थोड़ा सा आसान रहा, क्योंकि एक हाथ दो ऐसे सेंटेंस एक शॉट में होते थे, यू नो, उसकी वजह से वो थोड़ा सा आसान रहा। 2 सेंटेंसेस याद करने में प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन उसी प्रकार मैंने और एक मने नाम की फिल्म कन्नड़ा में जो गिरीश कासरवल की थी वो भी की है। फिर 2 मलयालम फिल्में की हैं, अच्युवेटन वीड, यानी अच्युवेटन का घर, वीड यानी घर, और अग्निदेवन नाम की, और तेलुगु में 5-6 फिल्में की हैं जी। सीतारामయ్య गारी मनोवरालू, टॉप हीरो ऐसी, और डॉक्टर अंबेडकर पे बनी थी तेलुगु में एक फिल्म छोटी, तो उसमें एक छोटा रोल किया था मिसेस देशमुख का। और रात्रि जो हिंदी रात बनी थी उसी की तेलुगु भी बनी थी, रात्रि। रोहिणी जी, आपने NSD से किया है और NSD के बहुत बड़े बड़े कलाकार निकले हैं, जिसमें ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह जी, अनुपम जी और मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा। और NSD के अलावा ये पूना इंस्टीट्यूट से भी जो आर्टिस्ट निकले हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी नाम किया है। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, कलाकार में तैयारियों में तो फ़र्क नहीं होता है। जो कलाकार जो ट्रेनिंग लेता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क होता है मीडियम का। एक तो थिएटर के कलाकार को 40 बाय 40 के स्टेज पे खड़ा रह के 15 फुट दूरी पे जो आदमी फर्स्ट रो होती है वहां से लेके ऑडिटोरियम के पीछे तक आपको प्रोजेक्ट करना होता है आपको। और फिल्म मीडियम में या टेलीविजन में आपके बिल्कुल पास में कैमरा होता है। आपका मिड क्लोज मिड होता है, क्लोज होता है, लॉन्ग शॉट होता है। तो ये मीडियम्स जो है वो अलग अलग है, लेकिन कलाकार तो कलाकार ही है। लेकिन खैर मैं तो ये सोचती हूँ कि जो थिएटर के कलाकार होते हैं उनको स्टेज पे वो पूरे के पूरे दिखते हैं, तो उनको पूरी बॉडी से रिएक्ट करने की आदत होती है। तो शायद उनको फिर टेलीविजन में या फिल्मों में आना बहुत
डिफिकल्ट नहीं लगता, क्योंकि मिड में है तो भी मैंने बहुत सारे कलाकारों को देखा है, मिड शॉट चल रहा है या क्लोजअप चल रहा है, लेकिन उनके हाथ और ये चलता ही रहता है, यू नो, वो थोड़ा सा हाथों से और बॉडी से रिएक्ट करने की वो है। कभी कभी वो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि स्टेज के कलाकारों को बहुत ज्यादा करने की आदत है, क्योंकि 15 फुट दूर के आदमी को दिखाना होता है। एक्सप्रेशन भी काफी बोल्ड होते हैं, तो कि 4 फुट की दूरी पे अगर कैमरा हो तो बहुत ज्यादा राक्षसी लगते हैं। तो वो दिमाग में रखना जरूरी है कि हम कहाँ पे हैं, थिएटर में हैं या फिल्म के कैमरा के सामने हैं या टेलीविजन के कैमरा के सामने। रोनी जी, जो आज नए कलाकार आ रहे हैं उनको क्या टिप्स देंगे आप? वो मैंने पहले थोड़ी सी दे भी चुकी हूँ, लेकिन लगन की बहुत ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। एक फिल्म में काम किया या एक टेलीविजन सीरियल में काम किया या एक शॉट दिया तो वो सब कुछ पा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और लगाव और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। खैर सिर्फ कलाकारों को नहीं, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में भी यही थोड़ा सा है कि बहुत ज़्यादा बहुत झट से पाना चाहते हैं। वो नहीं होता। आपने शुरुआत की है तो आपको 5-6 साल लगेंगे स्टेज पे आने के लिए। रोनी जी, आप हमारे यहाँ आए स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत सी शुभकामनाएं। शुक्रिया।